नमस्कार। खबर चक्र के माध्यम से आज प्रेमचंद जयंती समारोह जन संस्कृति मंच बेगूसराय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिनमें बेगूसराय के प्रबुद्ध साहित्यकार जुटे हुए हैं और प्रेमचंद पर वार्तालाप हो रही है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार बेगूसराय के, इनमें से बहुत ऐसे साहित्यकार हैं जो मूर्धन्य हैं, जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। एक दोस्त बुलाता है उनको कि आओ मेरे गांव में ना कुछ दिन रहो, अच्छा रहे। वो दोस्त है जमींदार। वहां जब जाते हैं तो इनका जमींदार की तरह स्वागत, स्नान, ध्यान, भोजन। और जब लौटने लगते हैं तो जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसकी कथा जीवन भर लिखते रहे, वो मजदूर है, उसको गुस्सा से एक तमाचा खींच देते, बट मेरा सीट गंदा कर रहा है। थोड़ा देर के बाद उनको याद आता है ये हम क्या कर दिए। तो प्रेमचंद अपनी आलोचना करने में भी इतना हिम्मती आदमी कि छुपा सकता था, कोई लेखक छुपा सकता था अपने इस घटना, लेकिन वो कहानी बना दिया जिसका पात्र वो खुद है प्रेमचंद। वो कहता है कि अगर साथ में रहोगे जमींदारों के, बड़े लोगों के, तो स्वभाव तुम्हारा वैसा हो जाए कि चैलेंज बता लोगों को, साहित्यकारों को दे ना, जिसके लिए जीवन खपा दिया मजदूरों किसानों के लिए। वो 10 दिन या 15 दिन रहते हैं उसके गांव में जाकर। वो गाड़ी में वो मजदूर बैठे लगे, गमछा झोला ले उसको एक तमाचा खींच दे, बट अलग जाकर बैठो तुरंत। लेकिन एहसास होता है प्रेमचंद है, मामले अनुकूल। तो इस कहानी को भी ना हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज और कहना चाहेंगे साथियों कि प्रेमचंद को बहुत लोगों ने सीमित भी कर दिया है, लिमिटेड भी। इससे भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा प्रेमचंद। जश्न का मतलब की जिम्मेवारी कि वो कह देते हैं सब लोग कि गांव की गाथा के गायक हैं, किसानों के गायक हैं, वो किसानों के दुख के गायक। लेकिन वास्तव में अगर संपूर्ण साहित्य उनका पढ़िए तो वो सभ्यता के समीक्षक। एक सभ्यता जो फल फूल रही थी आजादी के बाद भारत में, और आजादी के आंदोलन से सौभाग्य देखिए प्रेमचंद का कि आजादी के आंदोलन में भी लगे हुए हैं। तो उस सभ्यता की वो समीक्षा कर रहे हैं और सतर्क कर रहे हैं। और जो साहित्यकारों के बारे में जो एक प्रसिद्ध कहावत है, वास्तव में प्रेमचंद मसाल साबित है। कहता है, कहा जाता है कि राजनीति जब हार जाती है, राजनीति जब डगमगाने लगती है, तो साहित्य मसाल बन के ना जनता के सामने आगे बढ़ता है। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बात का साहित्य, प्रेमचंद इतर साहित्य करके एक युग के रूप में हिंदी साहित्य में अध्ययन हुआ। प्रेमचंद के बाद का साहित्य, उसमें जो सूखा पड़ा हुआ है उसको कोई लोग नहीं कर सकते। उपन्यास, कहानी, नाटक देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो कई लोगों का जीवन अनुभव हमारे साथ जुड़ जाता, और हम अगर उस परिस्थिति में फंसेंगे कभी भी अपने जीवन संघर्ष में, तब हमको याद आएगा ओ इस कहानी का पात्र ऐसे इस समस्या से आगे। साहित्य क्या चीज है और प्रेमचंद की साहित्य और आज की समाज, इस दोनों में क्या सामंजस्य है, चलिए हम सीधे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बतलाना चाहेंगे? मेरा नाम है दीपक सिन्हा और मैं जन संस्कृति मंच का जिला सचिव भी हूँ और राज्य सचिव भी हूँ बिहार का। तो अभी जो ये प्रेमचंद जयंती समारोह मनाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? देखिए, ये जन संस्कृति मंच का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसमें कि राज्य की ओर से एक राज्यव्यापी कार्यक्रम बनाया गया है 1 सप्ताह का। और वो 1 सप्ताह का कार्यक्रम जिसमें कि पूरे बिहार में जश्न इस पर कार्यक्रम कर रहा है। तो उसी संदर्भ में एक बैठकी हम लोगों ने किया है, कुछ रंगकर्मी साहित्यकार, हमारे पुराने साथियों के साथ।
कि प्रेमचंद के साहित्य की आज की क्या आवश्यकता है और प्रेमचंद ने क्या विरासत हमें दिया, और आज के समय में प्रेमचंद की विरासत को सत्ता पक्ष ने या फिर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको संभाल के रखी है कि ना रखी है, इस सवाल को लेकर हम लोग चिंतित हैं। प्रेमचंद की साहित्य आज भी समाज के लिए लाभप्रद है और आवश्यक है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लाभप्रद है। अभी तो बातचीत चल रही थी, अब एक कहानी आप लीजिए, ये बेगूसराय का बहुत चर्चित वो कहानी प्रेमचंद का रहा जो नाटक के रूप में परिवर्तित हुआ, सवा सिर गेहूं। आप उसमें देखेंगे कि सवा सिर गेहूं में एक ऐसी प्रथा है जो लोन सिस्टम है, जिसमें कि शंकरवा नाम का पात्र है, उसको पंडित एक है, वो उससे पैसा लिया है शंकरवा कर्ज के रूप में, और उस कर्ज को चुकता करने के लिए शंकरवा जो मजदूर है, गरीब मजदूर, वो मर जाता है उसके यहाँ खटते खटते काम करते करते, और फिर उसके पुत्र को वह कहता है काम करने के लिए, तब तक भी उसका सूद जो है वो खत्म नहीं होता है। अब देखिए कि अब तो अभी सूदखोर गांव में नहीं है, मतलब उस तरीके से, लेकिन सूदखोर की भूमिका बदल गई है। अब बैंक आ गया, जो बैंक है वो आपको घर पे बुला के आपको पैसा देता है, और फिर जब आप पैसा नहीं देते हैं तो गुंडा भेजता है, वो गुंडा भेज के वो मारपीट करता है आपके साथ। कितनी बहुत सारे लोग, बहुत किसान जो लोन दे के आत्महत्या कर लिए। प्रेमचंद के समय में जो शोषण होता था निम्न वर्गों का, आज भी वो बरकरार है, सिर्फ उसका रूप बदला हुआ है। अब पूंजीपति लोग या बैंक के लोग तरह तरह की अपनी नीति बनाकर उसका शोषण करते हैं। चलिए हम कुछ और जानते हैं। सर आप बतलाइए प्रेमचंद के संबंध में कि उनकी जो है साहित्य अभी के वर्तमान समय में क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यक है? प्रेमचंद का साहित्य जो है, जिस समय प्रेमचंद लिखा करते थे या जिस समय प्रेमचंद लिखते थे, उस समय जितना प्रासंगिक था आज के समय भी उतना ही प्रासंगिक है। जो समस्या उस समय थी वो समस्या आज भी जीवंत है, और वो केवल रूप उसका बदल गया। उस समय जमींदार हुआ करते थे, अभी बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते। उस समय गांव समाज में सूदखोर हुआ करते थे, अभी बैंक है या बड़े बड़े लोग हैं जो मैंने बैंक का प्राइवेट निजीकरण हुआ है, वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग वो बैंक को अपने खरीद के या सरकार मैंने वर्तमान सरकार जो है उस वर्तमान सरकार जो है बैंक उसके हाथों में गिरवी रख के, और क्या कहता है, हमारे समाज के छोटे और मध्यवर्गीय लोगों का बैंक के माध्यम से शोषण करती है। बात वही है जो प्रेमचंद के जमाना में होता था। आजादी मिलने के बाद भी कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, और जो शोषित हो रहे थे आज भी शोषित हो रहे हैं। चलिए हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर आप ये बतलाएं कि प्रेमचंद की जो साहित्य है और आज की जो समाज की स्थिति है, इसमें क्या सामंजस्य है या क्या विषमता है? देखिए प्रेमचंद जी उस जमाने में लिख रहे थे ना जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, नहीं, और एक नया सपना आजाद भारत का हम लोग बुन रहे थे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ऐसे साहित्यकार हुए उसमें, और आजादी के आंदोलन का जो अंतर्विरोध है वो प्रेमचंद के साहित्य में मिलेगा। आजादी के आंदोलन के जमाने में ही जो अंतर्विरोध था, आजाद भारत कैसा बनेगा ना, भगत सिंह का जो एक प्रसिद्ध कथन है कि गोरे अंग्रेज चले जाए भूरे लोग आ जाएं तो उससे कुछ परिवर्तन नहीं होगा, हमको समाज परिवर्तन के साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ये पूरा आपको प्रेमचंद के साहित्य में मिलेगा। यानी प्रेमचंद के साहित्य जो उस समय जीवंत था और जो सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित कर रहा था, उस रूप में आज भी उनकी साहित्य प्रेरित कर रही है और हमेशा करती रहेगी। इसलिए वर्तमान समय में भी उनकी साहित्य लाभप्रद है और लोगों को अति आवश्यक है। अभी की स्थिति में जो समाज की विषमता है, जो इसमें समस्याएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए, जो विषय यहाँ पर है प्रेमचंद से रिलेटेड विषय है, मैं उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद जो लिखा करते थे वो उस समय की सामाजिक स्थिति के हिसाब से लिखे थे जी। और अभी चर्चा भी हुई है कि वो सामाजिक स्थिति जो उस समय थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हो करके अभी भी कमोबेश जो है वो स्थिति है, और वो उस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। जी,
सारी बातों को परिणामता रूप में इस रूप में लिया जा सकता है कि प्रेमचंद की जो साहित्य थी, प्रेमचंद स्वतः एक पीड़ित व्यक्ति थे। काफी वो कष्ट में अपने जीवन को बिताया और उसके अंदर जो द्वंद्व की भावनाएं थी, उसके अंदर जो पीड़ा थी, वो सबने अपनी रचना में बखान कर दिया, उसमें समाहित कर दिया। और जब एक व्यक्ति पीड़ित हो, जब सारी बातों को वो अनुभव करता हो और जब वो साहित्य करे, तो उनकी रचना वास्तव में जीवंत हो जाता है। और जीवंत होने के कारण आज के आधुनिक वर्तमान काल में भी उनकी साहित्य जीवित है और लोगों को अपना प्रेरणा का स्रोत बनाए हुए है। और मुझे लगता है कि यह स्रोत हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। प्रेमचंद के साहित्य आज के जमाना के लिए, आधुनिक वर्तमान में क्यों आवश्यक है? क्यों लोग इस पर जोर दे रहे हैं? समाज की क्यों आवश्यकता है उनके साहित्य? देखिए, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि हिंदी साहित्य जगत ने इसलिए दिया कि उन्होंने वैसे नायकों को गढ़ा जो नायक उस वक्त से लेकर आज के समय तक अपने तिलिस्म को बनाए हुए हैं, अपने जादू को बनाए हुए हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूंगा, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जो बच्चों के सिलेबस में है, ईदगाह। आप जब उस कहानी को पढ़ेंगे तो आप जब उसको मंथन करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद ही ऐसे साहित्यकार हो सकते थे जिन्होंने हामिद जैसे नायक को रचा। वो हामिद उस वक्त से लेकर आज तक अपनी महत्ता को बनाए हुए है। कल्पना कीजिए, जब ईदगाह कहानी रची गई होगी, उस वक्त का जो हमारा भारत था और आज जिस भारत में हम जी रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है। हम आज विकास के दौर में हैं, हम कह रहे हैं हम विकसित भारत बन गए हैं, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, हम मंगल की कल्पना कर रहे हैं कि हम वहां रहेंगे। प्रेमचंद ने उस वक्त एक मनोविश्लेषणात्मक कहानी के जरिए हामिद जैसे नायक के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि एक युवा, एक बच्चा, युवा नहीं उसको बच्चा कह सकते हैं, जिस बच्चे को उसकी दादी 3 रुपया देती है मेले घूमने के लिए, और उस मेले में उसके आकर्षण के सारे सामान मौजूद होते हैं, मिठाई की दुकानें होती है, खिलौने की दुकान होते हैं, झूले होते हैं, उनके सारे मित्र उसको एंजॉय करते हैं। मैं इस एंजॉय शब्द को इसलिए कर रहा हूं कि आज जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं इसमें एंजॉय ही महत्वपूर्ण हो गया है। कथा साहित्य को भी हम एंजॉय और मनोरंजन के रूप में ही देखते हैं। चलिए, हम ये जानते हैं कि प्रेमचंद की साहित्य इसके अनुसार कहा गया है कि जो दर्द भरा हुआ था और एक से एक रचनाएं उसने गढ़ी जो पूर्णतः समाज और देश के लिए हितकर की बात थी, जो अभी बरकरार है। आप अपना शुभ नाम बताएंगे सर? कैलाश महतो वियोगी जी। तो आज के दौर में प्रेमचंद की साहित्य बड़ा ही आवश्यक हो रहा है और लोग इससे काफी प्रभावित हैं। तो क्या सामंजस्य है आज के समाज में उनकी साहित्य की, जो लोग काफी लोकप्रियता उनकी साहित्य को दे रहे हैं? प्रेमचंद की का जो साहित्य है या उपन्यास है, उस समय जो लिखा गया था आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उस समय का जो दौर था और आज का दौर है उससे ज्यादा प्रेमचंद जी का जो साहित्य है, उपन्यास है, नाटक है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अभी की काल की घटनाएं है, ये घटनाएं समसामयिक है, थोड़ा सा बदल गया, लेकिन वास्तविकता अभी भी समाज में जो घटनाएं घटती है वो निश्चित रूप से उनका जो साहित्य है उससे मिलता जुलता है। इनका कहना है कि प्रेमचंद की जो साहित्य है वह जीवंत है, इसीलिए अभी के माहौल में और अभी के समय में भी इनका साहित्य प्रेरणा का कार्य कर रहा है। चलिए, हम और कुछ जानने के प्रयास कर रहे हैं। आज प्रेमचंद जी की जयंती और उनकी विरासत आज जो हमारा समाज है, उनकी रचना उस वक्त भी उतना ही महत्वपूर्ण थी, आम जन के लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी प्रेमचंद की रचनाएं उस समय जितना महत्वपूर्ण थी आज भी उससे कम नहीं है। आखिर उस समय की जो परिस्थिति थी और अभी की परिस्थिति है
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। चलिए कुछ और हम जानते हैं इसके संबंध में। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय कृष्ण हुआ जी। और अभी के स्थिति में प्रेमचंद की साहित्य को किस रूप में महत्व देना चाहते हैं आप? प्रेमचंद के साहित्य को अभी जो परिस्थिति है उसमें भी उतना ही महत्व है जितना वो आजादी के समय लिखा गया था, जितना महत्व था जी। क्योंकि उस समय जो शोषक वर्ग थे जी और शोषित वर्ग थे, उसी तरह का आज भी है। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, सिर्फ प्रारूप चेंज हुआ है। अभी जो शोषित वर्ग है वो उसी तरह से पीड़ित है, कहीं ज्यादा उस दौर के बनिस्पत कहीं ज्यादा। तो इसलिए आज देखिए, हम लोग पढ़े थे अपने समय में, उस समय हमारे वर्ग में हुआ करता था, हमारे किताब में हुआ करता था उनकी कहानियां, लेकिन अभी के दौर में अभी के बच्चों के बुक से, किताब से गायब कर दिया गया, क्योंकि उसमें वो अपने अंदर के जो वेदना है उसे लड़ने की शक्ति देती थी। और अभी का जो शोषक वर्ग है वो जान रहा है कि अगर वो फिर से परिस्थिति आ गई या आई हुई है तो वो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो फाइट करेंगे, फ्रीडम फाइटर बनेंगे, उससे लड़ेंगे। और इसलिए उसको साहित्य से हटा दिया गया है कि वो सब दिन शोषित और दबा हुआ इंसान बना रहे। प्रेमचंद की साहित्य हमेशा अमर रहेगा, और अमर कोई भी साहित्य तभी हो सकता है जब उसमें जीवंत की भावनाएं हो, उसमें दर्द हो, पीड़ा से लड़ने की क्षमता हो, और समाज को बदलने की अहम उसमें क्षमता हो, और राष्ट्र के लिए हितकर हो। इसीलिए इनकी साहित्य हमेशा बरकरार है और बरकरार रहेगा। हम और कुछ जानने की प्रयास कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? राम ललित यादव जी। अभी जो प्रेमचंद की साहित्य है जी। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी ही लोकप्रियता से मनाया जाता है। खास करके साहित्यकार लोग इससे काफी प्रोत्साहित रहते हैं। क्या कारण है उनके साहित्य में जो ये सारी बातें देखने को मिलता है? देखिए, कारण ये है कि मुंशी प्रेमचंद अपने कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कविता के माध्यम से इस देश की जनता को जगाने का काम किया है, सही मार्ग दिखाने का काम किया है। और जब तक इस देश में शोषित पीड़ित जनता रहेगी तब तक मुंशी प्रेमचंद अमर रहेगा। शोषित पीड़ित व्यक्ति जब तक रहेंगे हिंदुस्तान में, प्रेमचंद की साहित्य उतना ही अव्वल होते जाएगा। उनकी जो लोकप्रियता है, जो विश्व में कहानी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, इस समारोह में सिर्फ साहित्यकार ही नहीं है बल्कि बेगूसराय के जाने माने चर्चित कई नाटक से जुड़े हुए वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं। और जिसमें वरिष्ठ कलाकार हो, निर्देशक हो, तो उनके साहित्य में और चार चांद लग जाता है। चलिए हम कुछ लोग से और जानने के प्रयास करते हैं। आप अपना शुभ नाम बतलाएंगे? जी, मेरा शुभ नाम सदन कुमार है। मैं एक रंगकर्मी हूँ और साहित्य से जुड़ा हुआ भी हूँ। साहित्य से जुड़े हुए और रंगकर्मी दोनों हैं सदन जी। तो ये जो प्रेमचंद की साहित्य है, इनका जो उस समय का दौर था और अभी का दौर है, इसमें उनकी साहित्य को किस स्थिति में पा रहे हैं? प्रेमचंद जी एक मौलिक, मूल रूप से कहा जाए तो उनके रचनाओं में मौलिकता है, और एक लगता है कि पूरी सहजता के साथ उन्होंने जो भी लेखन कहानी उन्होंने जो लिखा है वो पूरी सहज रूप में वो समझ में आता है। तो हम समझते हैं कि ये बड़े और महान शख्सियत की ये निशानी होती है कि जो कि एक एक मतलब कहानियों को जो है पंक्तिबद्ध तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जब हम पढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानियों को तो बेहतर तरीके से हम लोग उसको समझ पाते हैं। यानी इनका कहना है कि प्रेमचंद की जो भाषा है बहुत ही सरल है, आकर्षक है, मुहावरेदार है, जिसके कारण और लोकप्रिय हासिल कर लिया गया है। आज के दौर में जो सांप्रदायिक फांसीवाद का जो दौर है जी, और उसकी जो गोलबंदी पूंजीवाद से और साम्राज्यवाद से है जी, आप देखते हैं पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा है कि लगातार अमेरिका का और रसा का, इन लोगों का पूरा वो जोर लगा हुआ है और बमबारी चल रहा है, किसी भी समय विश्व युद्ध के खतरे को दिखाया जा रहा है।
और इस बीच में भारत की जो सत्ता है, भारत की सत्ता बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है, वह देख रही है। और तमाम जितना भी आपका सरकारी संगठन है, तमाम सरकारी संगठन को उसने बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। दो ही व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्ति ने दो के बीच में कर दिया। अब ये इसी चीज को लीजिए जिस बात की चिंता प्रेमचंद बार बार कर रहे थे। प्रेमचंद, हम बात को कर रहे हैं प्रेमचंद की विरासत और आज के समय पर प्रेमचंद इसी बात को लेकर चिंतित थे। उनका जो रंगभूमि पूरा उपन्यास है, बड़ा उपन्यास, आप देखिए कि उसमें जब सूरदास जो कैरेक्टर है, जो कि अंधा है और वो उसकी कुछ जमीन है, उसके जमीन को हथियाने के लिए कोशिश की जा रही है, वहां जो कारखाना खुलेगा और सूरदास का विरोध करता है। बाद में सूरदास की हत्या कर दी जाती है, अंग्रेज तब तक आ चुके होते हैं और हत्या कर दी जाती है। तो सूरदास कहता है कि मैं भी एक दिन लड़ाई लड़ना सीख लूंगा, तुम लड़ाई सीखे हुए हो और मैं लड़ाई करना सीख लूंगा। तो आज की जनता लड़ाई को सीख चुकी है। आप यह देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार ने कहा कि 400 हम पार करेंगे, लेकिन जनता ने उसको सबक सिखाया, वो घट के 240 पर आ गया और अब वो मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार न रह के एनडीए की सरकार हो गई। अब ये देखिए कि उस दौर में भी जो कहानियां लिखी जा रही थी, प्रेमचंद के दौर में भी, उस समय में भी बहुत सारे ऐसे थे जो गद्दार थे जी। उस समय जो यशपाल ने भी जो उपन्यास लिखा, उसमें बहुत सारे उसमें गद्दार थे। कई चीजों को अब देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, और जो गद्दार था वो सत्ता पे है आज। तो आप जब ये देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में प्रेमचंद के साहित्य को लेकर जो आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि प्रेमचंद के पहले जो भी कहानियां लिखी जाती थी या उपन्यास लिखे जाते थे, राजा, रजवाड़ा, रानी, एक था राजा एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी, इस तरीके से कहानी चलती थी। लेकिन प्रेमचंद के समय में नायक कौन हुआ? नायक हुआ अलगू चौधरी, नायक हुआ शंकरबा, यानी किसान, मजदूर, आम जो है, काकी, बूढ़ी काकी, ये सब नायक नायिका के रूप में सामने आया। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आज एक साजिश चल रही है कि कैसे मीडिया के द्वारा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा गलत गलत चीज को परोसा जाए और प्रेमचंद के साहित्य को खत्म किया जाए। इसलिए खत्म किया जाए ताकि फांसीवाद और पूंजीवाद अपना नंगा नाच लगातार जारी रखे। लेकिन जनता सजग है, जन संस्कृति मंच सजग है, और जन संस्कृति मंच के साथ साथ जो प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, इट्टा है, या तमाम जो संगठन है, जो जनवादी संगठन, और जो हम साहित्यकार रंगकर्मी जुटे हुए हैं, इस पर जो गंभीर मंत्रणा कर रहे हैं, इस गंभीर मंत्रणा के फलस्वरूप यह जरूरत है प्रेमचंद की कहानियों को हम नुक्कड़ पे ले जाएं, गांव में ले जाएं। इसलिए हम चिंतित हैं। ये बात आप समझिए कि सांप्रदायिकता पर जो लंबा चौड़ा उनका आलेख है, इसमें उन्होंने उस समय ही उन्होंने खतरा महसूस किया था कि सांप्रदायिक जो जहर है वो भारत को तबाह कर देगा, भारत को नफरत पैदा कर देगा, भय पैदा कर देगा। अब देखिए कि अभी लोग जा रहे हैं बाबा धाम, देवघर जा रहे हैं, यूपी में क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि तुम अपने फल वाला जो है, तुम अपने नाम लिखो कि कौन खान हो, कौन खातून हो, ये नाम लिखो। ये जो नफरत पैदा किया जा रहा है, इसके खिलाफ ही तो अभी गुंजेश ने रखा था ईदगाह। कितनी अच्छी कहानी है, हिंदू मुस्लिम एकता की पूरी कहानी है। तो आप यह समझ सकते हैं कि प्रेमचंद के बहाने हमारे पास प्रेमचंद की एक मजबूत विरासत है, मजबूत नींव है, जिसके आधार पर हम संघर्ष कर सकते हैं फांसीवाद और सांस्कृतिक फांसीवाद के खिलाफ, और सांस्कृतिक जो पूंजीवाद, जो नया पूंजीवाद आया है, उसके खिलाफ हम संघर्ष कर सकते हैं। और आप देखिए कि पूरे भारत में जब अभी जो अंबानी के बेटे की शादी मनाई जा रही थी 1 महीने तक, तो आपने देखा होगा दो, एक राहुल गांधी जो वहां नहीं गए, और दूसरा हमारे जो जितने कम्युनिस्ट साथी हैं, जितने लीडर हैं, उसके यहां नाचने के लिए नहीं गए। लेकिन तमाम जो संसदीय जो पार्टियां थी, सब हमाम और नंगे नजर आए। इसलिए हम ही वाहक हैं, जनसंस्कृति मंच वाहक है, लेफ्ट वाहक है, और डेमोक्रेटिक जो ताकत हमारे साथ है, वही वाहक है जो इस फांसीवाद संस्कृति के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई लड़ेगी और इसको तख्त से, सत्ता से हटाने में कामयाब होगी। प्रेमचंद की साहित्य ने जो कुछ कहा वो अभी भी बरकरार है। इनका कहना है कि संप्रदाय के माध्यम से आजकल बहुत ही रणनीति चल रही है, और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति और राजनीतिक व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज के साहित्यकार की जो साहित्यिक हथियार है उसको अपना चुके हैं, और इस साहित्य के बल पर सब कुछ संतुलित कर देंगे, बदल देंगे, मनमानी नहीं चलेगा, और बिल्कुल एक सुंदर सा भारत प्रेमचंद के साहित्य से बनेगा।
अवश्य बनेगा। यही सब के लिए यहाँ जो है वार्तालाप हो रही है। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति, धन्यवाद।